Hello guys, welcome back to our channel. I am Neha Kashyap. I am MPhil UGC NET qualified in sociology and also pursuing PhD in sociology. So guys, आज हम देखने वाले हैं most important MCQs of sociology for any exam. जैसे कि आपका UGC NET, UP PGT, UP HESC या फिर कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम जो आपका होता है उसके लिए सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ. सो आज इवन हम डेली के डेली 10 क्वेश्चंस को रखेंगे. सो गाइज 10 क्वेश्चंस को हम रखने वाले हैं. 10 क्वेश्चंस को आपको रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बिकॉज आप वीडियो के थ्रू जब आप एक कम्युनिकेशन के थ्रू आप सीखेंगे सो दैट विल बी बेटर फॉर यू. सो स्टार्ट करते हैं. सो गाइज आज का पहला क्वेश्चन आता है हमारा, हु सेड दैट सोशल एंथ्रोपोलॉजी इज़ द सेम एज कंपैरेटिव सोशोलॉजी. सो गाइज हम सबको पता ही है कि कंपैरेटिव सोशोलॉजी या कंपैरेटिव मैथडोलॉजी का यूज़ सबसे पहले किसने किया था. सो कंपैरेटिव मैथड का जो यूज़ किया था सबसे पहले वो हमारे इमाइल डर्कहाइम आते हैं. सो इमाइल डर्कहाइम ने हमारा सबसे पहले इसका यूज़ किया था. बट यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं. ऑप्शन में आपका रेडक्लिफ ब्राउन है, सेकंड मर्टन, थर्ड आपका मेलिनोवस्की एंड फोर्थ आपका इमाइल डर्कहाइम आ जाते हैं. बट यहाँ पे हम देखेंगे कीवर्ड सोशल एंथ्रोपोलॉजी. सो गाइज हम जानते हैं कि इमाइल डर्कहाइम हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट तो नहीं थे, ही वॉज अ फंक्शनलिस्ट. वो टोटल हमारा फंक्शंस पे बात करते. तो एग्जाम्पल में यहाँ पे हमने जितना भी देखा है तो आंसर डर्कहाइम तो नहीं होने वाला है. तो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी की बात कौन करता है. सो गाइस सोशल एंथ्रोपोलॉजी की बात हमारे रेडक्लिफ ब्राउन करते हैं बिकॉज इमाइल डर्कहाइम में सबसे पहले कंपैरेटिव सोशोलॉजी या कंपैरेटिव मेथड का यूज़ किया था. बट उसके बाद हमारे 2 और थिंकर्स आते हैं जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया, जैसे कि आपका मैक्स वेबर ने भी कंपैरेटिव मेथड का यूज़ किया था और आपका रेडक्लिफ ब्राउन हो जाएंगे. सो अगर कोई कहीं पे भी कोई क्वेश्चन आ जाता है कि कंपैरेटिव मेथड का यूज़ किसने किया था तो सबसे पहले आपका आंसर हो जाता है डर्कहाइम. लेकिन सोशल एंथ्रोपोलॉजी में जिसने यूज़ किया था वो थे हमारे रेडक्लिफ ब्राउन बिकॉज ही वॉज अ एंथ्रोपोलॉजिस्ट. सो दैट्स वाई. और वेबर ने भी हमारे कंपैरेटिव मेथड का यूज़ किया था. सो गाइस सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन है आपका, हु सेड दैट दिस इज अ स्टेटमेंट व्हेन द रेट ऑफ सोशल मोबिलिटी इज लो, क्लास सॉलिडेरिटी एंड कोहेजन विल बी हाई. सो गाइज यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे सॉलिडेरिटी की बात हो रही है या कोहेजन की बात. कोहेजन का मतलब होता है कि एक साथ इंटीग्रेटेड होके रहना. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं मैक्स वेबर, एंथनी गिडेंस, मेलिनोवस्की और इमाइल डर्कहाइम. तो ये स्टेटमेंट आपका दिया है इमाइल डर्कहाइम ने बिकॉज यहाँ पे कीवर्ड आता है आपका सॉलिडेरिटी एंड कोहेजन. दिस इज अ कीवर्ड बिकॉज मैक्स वेबर की बात देखें तो मैक्स वेबर ने कभी भी सॉलिडेरिटी या फंक्शनल की बात नहीं कही है बिकॉज ही वॉज अ इंटरप्रिटेटिविज्म. सो उन्होंने ऐसा कभी नहीं बोला. एंथनी गिडेंस एक मॉडर्न थिंकर है, उन्होंने भी ऐसा नहीं बोला है. मेलिनोवस्की एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, सो उन्होंने भी नहीं बोला है. सो हमारा यहाँ पे कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा इमाइल डर्कहाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन मैथड इज नॉट used by Garfinkel in his study ethnomethodology. सो गाइज ये तो हम सभी जानते ही हैं कि गार्फिंकल ने एथनोमेथोडोलॉजी का यूज़ किया था. सो उन्होंने अपने इस थियरी में किस किस मेथड्स का यूज किया है तो वो देखते हैं. तो ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन है एटसेट्रा प्रिंसिपल, बी है अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, सी है कलेक्टिव नैरेटिव एंड डी है डॉक्यूमेंट्री मेथड. सो गाइज हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी बिकॉज ही नेवर टॉक्स अबाउट द कलेक्टिव नैरेटिव्स. उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है. लेकिन हाँ उन्होंने एटसेट्रा प्रिंसिपल्स का यूज़ किया है. अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस की बात करते हैं बिकॉज वो खुद एक अकाउंटिस्ट थे. सो दैट्स वाई उन्होंने डॉक्यूमेंट्री मेथड का यूज़ किया है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा,
Fourth, conversational analysis is a part of which of the following methodologies? So conversational analysis जो है वो किस methodology में यूज़ किया जाता था? So ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए एथनो मेथोडोलॉजी, ऑप्शन बी वर्स्टेहन, सी आपका फंक्शनलिज्म आता है, डी स्ट्रक्चरलिज्म। सो गाइज हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा एथनो मेथोडोलॉजी। क्यों हो जाएगा? बिकॉज कन्वर्सेशनल एनालिसिस में मैथोडोलॉजीज की बात कर रहा है, तो वो आपका हमारा हो जाएगा एथनो मेथोडोलॉजी। सो गाइज एथनो मेथोडोलॉजी का यूज़ सबसे पहले गारफिंकल ने किया था, ठीक है ना, तो ये भी हम थोड़ा सा नोट करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो गाइज आ गया हमारे सामने कि एथनो मेथोडोलॉजी, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज फॉर द फर्स्ट टाइम। सो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, प्लीज नोट इट डाउन कि एथनो मेथोडोलॉजी जो है सबसे पहले कब यूज़ किया गया था। ऑप्शन है आपके 1950, 1960, 1940 या 1970। सो गाइज याद रखेंगे कि 1940s में एथनो मेथोडोलॉजी का यूज़ सबसे पहले किया गया था, लेकिन एक पॉइंट और भी है, उसको भी याद रखेंगे। सो गाइज एथनो मेथोडोलॉजी का यूज़ सबसे पहले 1940s में किया गया था, लेकिन जो एथनो मेथोडोलॉजी बुक लिखी गई थी गारफिंकल के द्वारा वो 1967 में पब्लिश हुई थी। सो प्लीज़ इसको अच्छे से नोट इट डाउन करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच पर्सपेक्टिव फोकस ऑन द मेथड्स used by members of society to make sense of their everyday life. So everyday life के लिए this is a keyword, everyday life के लिए हम किस method को use करेंगे? So options हैं behaviorism, B है symbolic interactionism, C है phenomenology, D है आपका ethnomethodology. So guys everyday life की तो बात हम फेनोमेनोलॉजी में भी करते हैं, बिकॉज जो एवरीडे की लाइफ की सिचुएशंस होती हैं उनके अकॉर्डिंग हम फेनोमेनोलॉजी मेथड को यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि मेथड्स की बात हो रही है कि एवरीडे लाइफ में हम क्या मेथड को यूज़ करते हैं, दैट विल बी एथनो मेथोडोलॉजी। सो आंसर आपका एथनो मेथोडोलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ यूज द कॉन्सेप्ट of indexicality and reflexivity. So these both are the keyword इन पर्सन के जो आंसर हैं जिनका, तो वो पर्सन का कीवर्ड होने वाला है ये इंडेक्सिकलिटी एंड रिफ्लेक्सिविटी। सो ऑप्शंस में आपका ए आता है शूट्स, बी आता है गारफिंकल, सी है थॉमस लकमैन, डी है आपका गॉफमैन। सो गाइज याद रखेंगे कि इंडेक्सिकलिटी एंड रिफ्लेक्सिविटी जो कीवर्ड है वो आपका गारफिंकल का कीवर्ड हो जाता है। सो इसका आंसर हो जाएगा गाइज बी। सो गाइज गारफिंकल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ गांधीयन पाथ ऑफ डेवलपमेंट। गांधी के पाथ ऑफ डेवलपमेंट के लिए इसमें से कौन सा पार्ट उन्होंने नहीं बताया था। सो ऑप्शन आपके आते हैं सोशल ट्रस्टीशिप, सेकंड है नॉन वायलेंस, सी है कोऑपरेटिव कॉन्फ्लिक्ट, डी है आपका कंस्ट्रक्टिव वर्क। सो गाइज गांधी एक ऐसे थिंकर थे जो कभी भी वायलेंस की बात नहीं करते थे। वो कहते थे कि हमें कुछ भी करना है बट हमें वायलेंस नहीं करना है। सो यहाँ पे ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है। सो ही नेवर टॉक अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट। सो आंसर आपका सी हो जाएगा यहाँ पे। एंड सोशल ट्रस्टीशिप की बात कही है उन्होंने, एंड नॉन वायलेंस की बात वो करते ही हैं, कंस्ट्रक्टिव वर्क की बात करते हैं कि हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्ल मार्क्स इज एसोसिएटेड विद विच थियरी ऑफ सोशल चेंज। कार्ल मार्क्स ने किस टाइप की आपकी सोशल चेंज की थियरी को दिया है। ऑप्शन ए है साइक्लिकल, ऑप्शन बी फंक्शनल, सी है कॉन्फ्लिक्ट, डी है इवोल्यूशनरी। सो गाइज वो हम सभी जानते ही हैं कि ही वॉज बिलोंग टू द कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव या फिर कॉन्फ्लिक्ट थियरी। उनका जो भी कुछ है, उन्होंने सोसाइटी में जो भी देखा है वो बोला है कि कॉन्फ्लिक्ट होता है। एक सोसाइटी जब दूसरी सोसाइटी में चेंज होती है
बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन. सो गाइज याद रखेंगे. एंड ही नेवर नेवर टॉक्स अबाउट द फंक्शनलिज. फंक्शंस की वो बात कभी करते नहीं है. वो कहते हैं कि सोसाइटी में हमारा फंक्शंस है ही नहीं. सोसाइटी में विदाउट कॉन्फ्लिक्ट कुछ नहीं होगा. कि टू टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़ होती है, एक जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है या फिर बहुत सारा हैव्स होता है, एक के पास नहीं होता है. सो उन दोनों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तब जाके कुछ नई सोसाइटी बनती है. इस टाइप की उन्होंने अपनी आइडियोलॉजीज़ को रखा है. सो याद रखेंगे ही वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट थिंकर. नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का. सो आज का लास्ट क्वेश्चन है. दिस इज़ अ कोटेशन गाइज. दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कोटेशन. So, who said this? Education is like a bridge between society, preparing us for our adult roles in society. कि एजुकेशन एक ब्रिज की तरह होता है. किस किस के बीच के? एक तो सोसाइटी है और जहाँ पे हम अपने एडल्ट रोल को सोसाइटी में सीख रहे हैं. तो ये कोटेशन आपका किसने दिया है? ऑप्शन ए आता है मर्टन, बी है पार्सन, सी है डर्खाइम और डी है आपका वेबर. सो गाइज यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. पार्सन्स ने बोला है. वैसे डर्खाइम ने भी बोला है एजुकेशन के बारे में, लेकिन डर्खाइम कहते हैं कि जो हमारी एजुकेशन है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफ़र होती जाती है. जैसे कि कोई जनरेशन में हम कुछ रिचुअल्स या कुछ चीज़ें सीखते हैं, दैन वो नेक्स्ट जनरेशन उसको अचीव करती है. उससे आगे ऐसे ही प्रोसेस चलता जाता है और एजुकेशन हम ऐसे ही सीखते हैं. लेकिन पार्सन्स कहते हैं कि सोसाइटी में जो एजुकेशन है वो एक ब्रिज के समान होती है. सो इसको याद रखेंगे, ठीक है. So guys, thank you so much for watching my video. If you like my video, so please like, share and subscribe more and more, because this always help you to preparing your exams. And guys, आज का मैं एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ आपसे, बिकॉज मैंने 2023 में सबसे पहली वीडियो बनाई है. सो आज का क्वेश्चन है कि हु इज़ द फादर ऑफ सोशलॉजी. प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा दैट हु इज़ द फादर ऑफ सोशलॉजी. थैंक यू सो मच एवरीवन.